अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं वर्क परमिट की कि वर्क परमिट पे आपके साथ किस तरह से तुर्की के लिए फ़्रॉड किया जा सकता है या आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, या आजकल यहाँ पे वर्क परमिट पे आना किस तरह से है, बेनिफिशियल है भी सही या नहीं है। तो इस सारे टॉपिक को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो करंट तक देखिएगा, आपको वर्क परमिट के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है करूँगा आपके साथ शेयर करूँगा। रिसेंटली पाकिस्तान से तुर्की वर्क परमिट पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके साथ बड़ा बैड सीन भी हुआ कि उनका कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद उनका ना वर्क परमिट कैंसिल हो गया। अब वो रीज़न क्या देते हैं जी, आपका मेडिकल का इशू है या आप काम सही से नहीं कर रहे या XYZ कोई भी एक रीज़न बना के उसको जो है ना कि हम आपका जो है ना वर्क परमिट कैंसिल कर रहे हैं। अब इमेजिन करें कि एक बंदा 8 लाख 10 लाख 11-12 लाख लगा के वर्क परमिट लेके आता है और स्किल की बेस पे आता है वो, ठीक है। उसके पास स्किल होने के बावजूद भी वो जो कहते हैं कि जी आपका हम जो है ना वर्क परमिट कैंसिल कर रहे हैं, तो हम आपके साथ जो है ना कंटिन्यू करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या है, बंदे के पास ऑप्शन 2 बचते हैं। एक कि या तो वो इलीगली जो है वो छुप के कहीं पे काम कर ले, या फिर ये है कि वो जी पाकिस्तान वापस चला जाए। अब जाहिर है एक बंदा इतने पैसे लगा के आता है तो वो 2-3 महीनों के बाद वो पाकिस्तान थोड़ी जाएगा। इतने में तो उसके जो उसने अपना कैपिटल लगाया होता है वो भी रिकवर नहीं होता, तो वो ऑब्वियसली फिर उसके पास ऑप्शन होता है कि यार वो इलीगल कहीं काम कर ले। अब ऐसी सिचुएशन जब हो जाती है और वो इलीगली काम करता है, जाहिर है 1 साल किया, 6 महीने किया, जितना भी किया, तो उस दौरान अब उसका वो स्टेटस मतलब इलीगल ड्यूरेशन बढ़ गया, ओवर स्टे का ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। जब वो एग्ज़िट करेगा तो उसके लिए तभी प्रॉब्लम होगा, या वो फ़ाइन देगा या वो सज़ा लेगा, या मतलब है कि जब पाकिस्तान जाएगा तो फिर वहाँ से जैसे आजकल ऑफलोडिंग का सीन चल रहा है कि आप वहाँ गए थे तो इलीगल आपने ओवर स्टे किया था, तो ये सारे प्रॉब्लम क्या है। अब उसको इस चीज़ों का पता नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जो लोग एजेंट हैं या जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, मतलब हर बंदा अच्छा नहीं होता ना, हर बंदा बुरा होता है। मैं उनको नहीं टारगेट कर रहा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, बट जो ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे, वो ये है कि उनको सिर्फ बंदा चाहिए, उनसे 8-10 लाख रुपए चाहिए, यहाँ पहुँचा दिया और उसके बाद वो जाने, कंपनी वाले जाने उसके साथ क्या करते हैं, ठीक है ना, उनका कोई कंसर्न नहीं। तो आप लोगों से मैं यही चीज़ अब आगे डिस्कस करता हूँ कि आप किस तरह से इस चीज़ से बच सकते हैं। अब होता यह है कि जो कंपनी वर्क परमिट ऑफ़र करती है उसको जो है उस पर्सन का हर महीने सिक्योरता जो टैक्स होता है वो उसको देना पड़ता है। अब वो अपना टैक्स बचाते हैं, ठीक है। उनको ये होता है कि भाई हमने 8-10 लाख ले लिया है, ठीक है, हमने अपना वर्क परमिट दे दिया है, 1-2 महीने जॉब दे दी है, उसके बाद हम जो है ना किसी बात का जवाब देने के जो है ना अहल नहीं है कि हम किसी को, उसके बाद उनको होता है कि हमारे पैसे आ गए तो हम अब इसको फारिग कर सकते हैं। अब आप बच किस तरह से सकते हैं, उसका यह है कि आप जिस कंसल्टेंट से वीज़ा ले रहे हैं आप उसके साथ एक एग्रीमेंट करें, आप उसके साथ ये डील करें कि कंपनी जो है वो आपको विदाउट एनी वैलिड रीज़न जो है ना आपको जॉब से नहीं निकालेगी, आपका वर्क परमिट कैंसिल नहीं करेगी। इन केस कोई ऐसा रीज़न होता है, कोई ऐसी इशू बन जाता है जिस बिहाफ पे आपको वो जो है फारिग करते हैं, उसके लिए भी एटलीस्ट वो 1 महीना पहले आपको 30 दिन पहले नोटिस दे, ठीक है। अगर कंपनी नोटिस नहीं देती और बगैर किसी नोटिस के आपको फारिग कर देती है तो उसकी जो जितनी भी पेमेंट है वो आप उस कंसल्टेंट जो है वो वापस करने का पाबंद हो, ठीक है। और आप ये जो आप उसके साथ एग्रीमेंट करें उसको जो है आप स्टाम्प पेपर पे करें, उसको नोटराइज करवाएं, ताकि कल को जब आप मतलब है किसी को क्लेम करने के काबिल हों या आप उसको कंप्लेन करना चाहें तो वो तब कोई प्रॉब्लम ना करें, ठीक है ना। आपके पास एविडेंस होने चाहिए, जितने आपके पास एविडेंस होंगे आपकी जो केस है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जब आप इस तरह से टेक्निकल बात करेंगे तो जो 2 नंबर बंदा होगा वो आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करेगा। उसको पता है कि यार इसका कल 2 महीने बाद 3 हफ्तों के बाद इसके साथ ये सीन हो जाना है, तो हम इसके साथ एग्रीमेंट करते ही नहीं हैं, हम कोई और क्लाइंट ढूंढ लेंगे, हम इसके साथ डील नहीं करते, तो वो रिफ्यूज़ कर देगा। तो एक तो आपका बंदा आइडेंटिफाई हो गया कि वो 2 नंबर है या नहीं, और अगर वो एग्रीमेंट हो जाता है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आपके पास एक सेफ डॉक्यूमेंट होगा जिसकी बिहाफ पे आप उसके साथ आगे जो है जाके आपके काम आएगा। और तीसरी चीज़, जब आप तुर्की पहुंच जाएं तो आप कंपनी के HR ऑफिस जाएं, वहाँ
वहाँ से जाके उनसे भी एक रिटर्न में ये चीज़ लें कि अगर हमें आप फारिग करते हैं तो एटलीस्ट आप जो है वो 30 दिन पहले हमें जो है ना बताएँगे, हमें नोटिस देंगे। सो एक तो आप ये डील करेंगे कि जो है ना आपको कंपनी अगर किसी भी वैलिड रीज़न के तहत आपको फारिग करती है तो आपको एक 1 मंथ का नोटिस पीरियड दे वो, ठीक है। सेकंड चीज़ कि वो आपको नोटिस पीरियड के साथ साथ NOC भी दें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है कि यानी इस कंपनी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये अपना वर्क परमिट जो है ना किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र करवाता है या अपनी रेजिडेंस परमिट कैटेगरी को जो चेंज करवाता है तो कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये NOC बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, आपका वर्क परमिट जो है ना अगर ट्रांसफ़र करवाना हो। तो अब बात यह है कि अगर आपको NOC भी मिल गया और आपको 30 दिन का टाइम भी मिल गया तो अब आपका ये किस काम का है। अब आप ये सोचेंगे यार लॉस तो ऑलरेडी हो चुका है, हम इल्लीगल रह लेंगे। भाई इल्लीगल रहने का लॉस ही लॉस है, ठीक है। वो आपकी एक तो रिकॉर्ड ख़राब हो गया कि आप ओवरस्टे करेंगे, कल को आपको कहीं और लीगली भी ट्राई करना हो किसी और कंट्री में जाने के लिए तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपको वो आपके प्रॉपर राइट्स भी नहीं मिलेंगे, आपको सैलरी भी कम मिलेगी। तो बेहतर ये है कि फिर आपके पास तकरीबन 5 से 6 ऑप्शन बचते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। अब उस पर यह है कि अगर आपके पास स्टेटस आपका वैलिड है और आपके पास NOC है तो अब आप सबसे पहले कैटेगरी ये है कि आप टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ऑल्दो इसके चांसेस 50% तक होते हैं, लेकिन यह है कि अगर आपकी फ़ाइल जो है ना अच्छे से सबमिट हुई हो तो आपके चांसेस होते हैं कि आपको टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट मिल जाए। सेकंड आप यह है कि किसी और उस 30 दिन के अंदर कोई और कंपनी ऐसी ढूंढते हैं। ज़ाहिर जब बंदा यहाँ पे होता है तो काम मिलना इजी होता है, ठीक है, बजाय कि आप वहाँ से वर्क परमिट लेके आएँ। तो यहाँ पे अगर आपको काम मिल जाता है तो बहुत सारी कंपनीज़ आपको आपका वर्क परमिट भी ऑफ़र कर देती हैं। तो अगर आपको उस दौरान 30 दिन के अंदर आपको काम मिल जाता है तो आपका वर्क परमिट जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लें और आप अपने रेजिडेंस परमिट को जो वर्क वाला था उसको स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट के अंदर कन्वर्ट करवा लें। उसका जो है ये है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया, आप स्टूडेंट कंसीडर होंगे और अपना काम साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। फोर्थ वन ये है कि अगर आपका फैमिली में या कोई स्पाउस या सिबलिंग या बच्चे, ठीक है, यहाँ पे रह रहे हैं तो आप उनके साथ फैमिली रेजिडेंस परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन आता है आप ओपन वर्क परमिट परचेज़ कर लें। उसका फिर यह है कि आपको सिक्योरिटी वगैरह जो है ना खुद से देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन यह है कि आपके पास वो वाला ऑप्शन भी होता है। और लास्ट ऑप्शन आपके पास जो बचता है वो ये है कि आल्दो ये रेयर केस होता है कि अगर आप किसी तुर्क नेशनलिटी होल्डर के साथ शादी कर लेते हैं देन आपको जो है वो नेशनलिटी भी विद द पैसेज ऑफ टाइम मिल जाती है, लेकिन आपको इंस्टेंटली जो है वो आपको वर्क परमिट रेजिडेंस परमिट मिल जाता है आपको। तो किसी का लक ट्राई करें तो हो भी सकता है, चल भी जाता है। तो अगर आप ये जो 5 से 6 चीज़ें मैंने बताई हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो अगर आप सोच रहे हैं वर्क परमिट पे आने का तो आप इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए काफ़ी स्कैम से जो है ना वो बच सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वाकई वर्क परमिट पे आने का सोच रहे हैं तो इन चीज़ों का लाजमी कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ यहाँ पे ये सीन हो चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा आपके साथ भी जो है ऐसा हो, तो इन चीज़ों से आप खुद को बचाएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो या आपके लिए जो है हेल्पफुल हुई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बंद रहिए हमारे साथ और ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।